एन। नमस्कार बच्चों। आज मैं कक्षा 10 तथा रीट लेवल 2 साइंस मैथ के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं, जिसमें 21% शामिल हैं। जो पर्सन आपका भाग्य बदल सकते हैं, इस वीडियो को जरूर देखना। पहला प्रश्न है, फोटोग्राफी में कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? लिया जाता है। तो इसका उत्तर रहेगा बच्चों सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड। दूसरा प्रश्न खाद्य श्रृंखला से संबंधित है। जब एक कोशी स्तर से दूसरे कोशी स्तर में, जब एक कोशी स्तर से दूसरे कोशी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक कोशी स्तर से दूसरे कोशी स्तर में ऊर्जा का कितने प्रतिशत प्रवाह होता है? कितने प्रतिशत प्रवाह होता है? यानी जब एक जीव को दूसरा जीव खाता है तो उसमें कितने प्रतिशत ऊर्जा पहुंचती है? इसमें मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। 1%, ब में रहेगा 10%, स में रहेगा 50% और द में रहेगा 100%। अब बच्चों सोचिए, इसमें कौन सा उत्तर होगा? दिमाग लगाना आपको, तो आप दिमाग लगाइए। अब आपने अपना उत्तर है उससे मिलान करना है। तो इसमें बच्चों 10% ऊर्जा है वो अगले कोशी स्तर में पहुंचती है, तो इसका उत्तर होगा बी। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये। कोशी स्तर से दूसरे कोशी स्तर में जब ऊर्जा जाती है तो उसमें से 10% ऊर्जा है वो अगले कोशी स्तर में पहुंचती है और 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। इसे 10% का नियम भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न, बीज का निर्माण किससे होता है? बीज का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन दे रहा हूं इसी में मैं। ए में अंडा से, ब में बीजांड, सी में या स में वर्तिका और द में है बाह्यदल। तो इसका उत्तर सोचिए आप। अंडा से है वो तो फल में बदलता है और बीजांड है वो
बीज में बदलता है, तो इसका उत्तर होगा बै। चौथा प्रश्न बच्चों, मानव में निषेचन की क्रिया किस भाग में होती है? किस भाग में होती है, यानी मादा जनन तंत्र के किस भाग में होती है? मानव में निषेचन की क्रिया किस भाग में होती है? तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूं। उत्तर रहेगा बच्चों इसका अंडवानी और अंग्रेजी में बोले तो फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब। इससे संबंधित प्रश्न अगला, मानव में भ्रूण का विकास किस अंग में होता है? तो इसका उत्तर रहेगा बच्चों गर्भाशय। गर्भाशय वह स्थान है जहां पर शिशु का परिवर्धन होता है, और इसमें जो शिशु होता है, जो गर्भ होता है, वो माँ के शरीर जुड़ा रहता है और पोषण, उत्सर्जन, श्वसन आदि की क्रियाएं करता है। छठा प्रश्न, जठर रस का पीएच कितना होता है? जठर रस का पीएच कितना होता है? जठर रस का पीएच कितना होता है? तो इसका उत्तर रहेगा बच्चों 1.2। प्रश्न नंबर 7, उदासीन विलयन या बोले शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो इसका उत्तर रहेगा बच्चों शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। अगला प्रश्न, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उत्तर होगा इसका चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसको फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? नेटल एक पादप है जिसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका उत्तर भी यही होगा, मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक
अमल। अगला प्रश्न रहेगा बच्चों 10 नंबर प्रश्न, मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? तो इसमें मैं आपको ऑप्शन भी दे सकता हूं, तो आप इसमें सोचिए कितना होगा। तो इसमें मैं आपको चलो उत्तर बता देता हूं। इसका उत्तर होगा बच्चों, मानव के एक नेत्र का दृष्टि क्षेत्र होता है वो 150 डिग्री होता है। और अगर यही प्रश्न ये आ जाए कि मानव के दोनों नेत्रों का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है, तो इसका उत्तर होगा 180 डिग्री। ठीक है। अगला प्रश्न, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों उत्तले लेंस। और इसी कारण मानव नेत्र में जब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो रेटिना पर बनता है और उल्टा व वास्तविक बनता है। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें CFC होती है बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है, ओजोन ऑक्साइड के लिए उत्तरदायी गैस है? तो इसका उत्तर होगा CFC है। उसके कारण ओजोन परत उसमें छेद हो रहा है और इससे जो हानिकारक पैरामैंगनीय विकिरणें हैं वो पृथ्वी पर पहुंच सकती है, जो त्वचा कैंसर आदि रोग मानव में कर सकती हैं। अगला प्रश्न, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो बच्चों ऑक्सीजन का जो ओजोन का जो अणुसूत्र होता है वो O3 होता है। तो इसमें ऑक्सीजन के परमाणु पूछे तो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3। 15वां प्रश्न बच्चों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो इसका उत्तर रहेगा बच्चों डेनमार्क। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। यहाँ पर देश की लगभग 25 से 30% ऊर्जा है वो पवन ऊर्जा से प्राप्त की
जाती है। अगला प्रश्न, ये आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। निम्न में से कौन सा संसाधन अनवीनीकरण ऊर्जा संसाधन का उदाहरण है? अनवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन का उदाहरण है। तो इसमें बच्चों मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। 1 नंबर पे है जैसे पवन ऊर्जा, 2 नंबर पे है सौर ऊर्जा, 3 पे है जल ऊर्जा, और इसमें द है वो है, द में आपको कोयला यानी जीवाश्म ईंधन दे दिया, कोयला और पेट्रोलियम में से। तो ये तीनों ऊर्जाएं हैं वो नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन के उदाहरण है। कोयला और पेट्रोलियम क्या है, ये क्या है, ये तीनों क्या है, ये नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है, और कोयला पेट्रोलियम है अनवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है। तो इसका उत्तर होगा द, यानी ये एक बार समाप्त हो गए तो पुनः इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। 17वां प्रश्न, एक समतल दर्पण पर एक प्रकाश की किरण अभिलंब के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन कोण होगा? परावर्तन कोण होगा तो जब अभिलंब के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है। आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, इसका कारण है, इसका कारण है, आपको मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, और प्रकाश का प्रकीर्णन। काफी अच्छा प्रश्न है बच्चों। तो इसमें नीले रंग का जो प्रकीर्णन है, ठीक है, नीले प्रकाश का वायुमंडल में धूल के कण होते हैं उनके द्वारा नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसी कारण आसमान का रंग हमें नीला दिखाई देता है। तो इसका उत्तर रहेगा प्रकीर्णन। इसमें बच्चे अपवर्तन कर देते हैं लेकिन इसका सही उत्तर रहेगा प्रकीर्णन।
इसी से रिलेटेड प्रश्न है। जल में रखी कांच की छड़ या पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना कारण है, यानी इसका क्या कारण है? तो इसका डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूं बच्चों। अपवर्तन के कारण जल में रखी कांच की छड़ और पेंसिलों में मुड़ी हुई दिखाई देती हैं, और पात्र के पहनने में वो भी ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जलाशय होते हैं, इनके जो तल होते हैं ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। अगले 2 प्रश्न और हैं आपके लिए। प्रश्न है, एक तंत्रिका कोशिका में धागे नुमा प्रवर्धों को कहा जाता है। तो इसमें मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ए में है रेनवियर, बे में है इसमें एक्जॉन एंड तंत्रिकाक्स। ए में रेनवियर, बे में एक्जॉन, से में दुर्मासम और दे में है सिनेप्स। तो इसमें धागे नुमा संरचनाएं होती है, इनको क्या कहा जाता है? दुर्मासम कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा सी यानी से। अंतिम प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो इसमें होगा बच्चों थायराइड। और अगर यही ये प्रश्न होगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तब आएगा यकृत। तो आज का अपना वीडियो कैसा लगा, इसको आप सब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स।